हेलो एवरीवन। सो एक नया टॉपिक शुरू करेंगे आज। वो है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। आई होप आप लोगों को मेरा इससे जो प्रीवियस वाला टॉपिक था वो समझ में आया, क्लियर हुआ, अच्छा लगा वीडियो। इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड टाइम एंड वर्क, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे शॉर्टकट्स डिस्कस किए थे कि कैसे टाइम एंड वर्क को बहुत सिंप्लीफाई कर देना है क्वेश्चंस को। क्वेश्चन चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड दिखे, वी हैव टू सिंप्लीफाई इट। टोटल वर्क निकालना है, आप लोगों को याद होगा, करेक्ट? यू कैन गो एंड वॉच इट ऑन माई प्ले लिस्ट। मैंने उसका पूरा प्ले लिस्ट बना रहा हूँ पूरा। सो अभी इन द नेक्स्ट 15 days वी आर गोइंग टू कवर एवरी टॉपिक ऑफ रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, सब कुछ कवर करेंगे हम लोग। LIC AAO का पूरा फोकस रहेगा। ओके, 3 अक्टूबर का आप लोग का एग्जाम है, तो आई विल ट्राई कि जितना टॉपिक कवर हो सकता है सारा करेंगे एंड खूब सारा प्रैक्टिस करेंगे। आज भी हम लोगों ने टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारा क्विज प्रैक्टिस किया, करेक्ट? एंड आज वाला जो क्विज हम लोगों ने किया उसमें यू वुड हैव नोटिस्ड कि करंट अफेयर्स को याद नहीं करना है, करेक्ट? आप मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ, लास्ट वीडियो में भी मैंने कहा था कि कुछ कोई भी चीज आपको याद नहीं करना है, आपको समझना है पहले, बिकॉज दैट मेक्स इट वेरी इजी फॉर यू, करेक्ट? तो हम लोगों ने बहुत सारे लॉजिक देखे कि मतलब अगर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आता है तो कैसे हम उसमें से एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस, कैसे हम थोड़ा अपना दिमाग लगा के आंसर कर सकते हैं, बिकॉज रटने वाला काम तो कोई भी कर सकता है, करेक्ट है ना? तो ठीक है, तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस बहुत ही आसान टॉपिक है। सबने क्लास 10 से पहले सबने मैथ्स में किया होगा खूब, है ना? उसी को बस रिवाइज करना है और कुछ नहीं। तो मैं बहुत सिंपल करके पहले तो बेसिक समझाऊंगा। अगेन मेरे क्लास का फॉर्मेट आप लोगों को पता है, कुछ रटना नहीं है, कोई नोट नहीं लेना, कुछ नहीं करना है आपको। सारा PDF सब कुछ मटेरियल मिलेगा, वीडियो पूरा अपलोड होगा यूट्यूब पे, सब कुछ रहेगा, करेक्ट? सो वील स्टार्ट। कॉन्सेप्ट हम लोग क्या क्या कवर करेंगे? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बेसिक फॉर्मूला जो है पहले वो समझेंगे। फिर यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन मतलब आपको एक स्पीड एक सर्टेन यूनिट में दिया रहेगा, किलोमीटर पर आवर में, उसको आपको कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकंड में, तो कैसे करते हैं। देन कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड, एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिसमें मान लीजिए अगर दो ऑब्जेक्ट्स चल रही हैं साथ में, तो एक के रिलेटिव में दूसरा का स्पीड कितना है, वो वाला कॉन्सेप्ट समझेंगे। देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मीटिंग पॉइंट। मीटिंग पॉइंट मतलब अगर दो बंदे रेस कर रहे हैं या फिर दो बंदे एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं, तो किस पॉइंट पे आके दोनों मीट करेंगे, मीटिंग पॉइंट पे एक क्वेश्चन रहेगा। देन ओवरटेकिंग, जैसी रेस की बात आती है ओवरटेक का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है ना? आप लोग जब कार ड्राइव करते हैं तो आप लोग ओवरटेक करते होंगे बहुत सारे व्हीकल्स को, तो वो ओवरटेकिंग का टाइम कितना लगेगा, किस जगह पे जाके ओवरटेकिंग होगी, वो सब कुछ कैलकुलेट करना सीखेंगे। फिर अगर समय रहा तो हम लोग सर्कुलर ट्रैक्स को थोड़ा बेसिक समझेंगे, बिकॉज सर्कुलर ट्रैक्स हालांकि LIC AAO में आता नहीं है, SBI PO में कभी कभी आ सकता है, एंड कुछ मतलब कुछ कुछ एग्जाम्स में कभी कभी रेयर चांसेस में आ जाएगा, बट देन हम कोशिश करेंगे कि सिंप्लीफाइड वे में कैसे आपको सर्कुलर ट्रैक समझाया जाए। यूजुअली आपका स्ट्रेट लाइन ट्रैक ही एग्जाम में आता है, कभी कभी सर्कुलर ट्रैक आ सकता है, तो वो भी हम लोग कवर करेंगे। देन थोड़ा एवरेज स्पीड समझेंगे, एवरेज स्पीड क्या होता है। फिर ट्रेन वाला प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, ये ट्रेन वाला प्रॉब्लम पे तो हर साल क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो वो हम कवर करेंगे। देन बोट्स एंड स्ट्रीम, आज भी काफी सारे लोग टेलीग्राम चैनल पे डाउट पूछ रहे थे बोट्स एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस के, बहुत ही इजी है, उसको भी समझेंगे आज। सो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होंगे आपके, बेसिकली कैलकुलेट द टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बेसिक डायरेक्ट क्वेश्चन रहेंगे। आपको कोई दो चीजें दी होंगी, आपको थर्ड चीज निकालना है, करेक्ट? रिलेटिव स्पीड बेस्ड ऑन ट्रेन प्रॉब्लम, दो ट्रेनें भाग रही होंगी आपस में, तो आपको एक के रिलेटिव में कुछ निकालना है, वो वाले क्वेश्चंस रहेंगे। टू व्हीकल्स मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, वैसा कुछ क्वेश्चन रहेगा। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेसिक के साथ। बेसिक डेफिनेशन। सो जैसे हम लोगों ने टाइम एंड वर्क में तीन चीजें हमने समझी थी, करेक्ट? वर्क की टोटल वर्क कितना है, फिर समझा था हमने कि उस वर्क को करने में टाइम कितना लग रहा है, और उस वर्क को करने का जो रेट है वो कितना है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो सिमिलर चीजें हैं आज भी। आपका स्पीड, बेसिकली हम लोग पहले देखेंगे कि स्पीड क्या होता है। उससे पहले स्पीड समझने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि डिस्टेंस और टाइम का क्या कॉन्सेप्ट है। अगर आप लेट से दो पॉइंट है ए और बी, एक इंसान ए से बी की तरफ भाग के जाता है और ए और बी के बीच में 50 किलोमीटर का गैप है, 50 किलोमीटर की दूरी है।
तो ये जो 50 किलोमीटर है ये आपका हो जाता है डिस्टेंस। ओके, अब इस 50 किलोमीटर को पूरा करने में जितना समय लगता है, ए से बी तक जाने में आपको जितना टाइम लगेगा, आपको जितना समय लगेगा, उसको हम टाइम बोलते हैं। लेट से कि आपको ए से बी तक आने में 2 घंटा लग गया, 2 आवर्स आपको लग गए जाने में। तो स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है रेट ऑफ मूवमेंट, रेट ऑफ कवरिंग द डिस्टेंस। जैसे उसमें रेट ऑफ वर्क था, टाइम एंड वर्क में आपको याद होगा रेट ऑफ वर्क था, बेसिकली द वर्क डन इन पर यूनिट टाइम था। यहां पे डिस्टेंस कवर इन यूनिट टाइम, मतलब बेसिकली एक यूनिट ऑफ टाइम में कितना डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो। तो आपने 50 किलोमीटर तो कवर कर लिया 2 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना करोगे आप? 1 घंटा ही हुआ ना पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में आप कितना कवर करोगे? तो डिवाइड कर दोगे आप 50 बाई 2, 25। तो यही 25 आपका हो जाता है रेट, और इसी रेट को हम लोग बोलते हैं स्पीड। ठीक है, तो स्पीड का फॉर्मूला ऐसे ही डेराइव हुआ है, यही है स्पीड का फॉर्मूला कि डिस्टेंस। तो देखो 50 न्यूमरेटर में है, 50 क्या है? डिस्टेंस, 2 क्या है? टाइम। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही फॉर्मूला है स्पीड का, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसी को हम लोगों ने एक अलग वे में लिखा है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। थोड़ा हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दिया, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब आपको अगेन याद होगा लास्ट क्लास से मैंने क्या बोला था कि इक्वल के अगर उल्टे तरफ है, एक इक्वल के इस तरफ है, एक इक्वल के राइट हैंड साइड में, तो फिर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बट अगर इक्वल के एक ही तरफ है दोनों पैरामीटर, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो सेम चीज है, इसमें इक्वल के एक ही तरफ 2 पैरामीटर है। कौन से 2 पैरामीटर है? स्पीड और टाइम। तो ये दोनों क्या होंगे आपस में? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, विच बेसिकली मीन्स कि अगर आपको ज्यादा टाइम लगता है कोई डिस्टेंस कवर करने में, आपको अगर ज्यादा टाइम लगता है, इफ यू नीड मोर टाइम, तो आपका स्पीड बेसिकली कम है, विच बेसिकली मीन्स आपका स्पीड कम है। अगर आपका स्पीड ज्यादा है, इफ यू आर मोर स्पीड, तो आपको वही सेम डिस्टेंस कवर करने में टाइम कम लगेगा। क्लियर है सबको? यही था आपका पूरा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का बेसिक, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा आपका कॉन्सेप्ट है अलग अलग, बट बेसिक आपका यही है। ये नीचे ट्राइंगल में आप देखेंगे अलग अलग डायरेक्शन में घुमा के हमने लिखा हुआ है सेम ही चीज, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसी को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। उसी को हमने वापस मोड़ दिया तो आ गया हमारा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये एक ही इक्वेशन का अलग अलग फॉर्मेट है। तो आपको कोई भी अगर 2 चीज पता है, अगर आपको डिस्टेंस और टाइम पता है, आप स्पीड निकाल सकते हो। अगर आपको स्पीड एंड टाइम पता है, आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। अगर आपको डिस्टेंस और स्पीड पता है, तो आप टाइम निकाल सकते हो। तो ये हमारा था बेसिक डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं हमारा पहला जो कॉन्सेप्ट था, यूनिट कन्वर्जन। क्या होता है यूनिट कन्वर्जन? मैं अगर आपको बेसिक से एकदम समझाऊं पूरा कि किलोमीटर पर आवर में आपको स्पीड दी हुई कि भाई एक गाड़ी है, उस गाड़ी का स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, इसको मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? कंफ्यूज नहीं होना है, इसको अटेम्प्ट करने से पहले बेसिक समझते हैं इसका, ठीक है? पहली बात तो आप बताइए मुझे, किलोमीटर पर आवर में अगर आपकी स्पीड दी हुई है और इसको आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, क्या करना होगा आपको? समझिए पहले, किलोमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना होगा और आवर को आपको सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। बस यही तो चीज है, और तो कुछ है नहीं। किलोमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर देंगे और आवर को आप सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। किलोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो जितना भी किलोमीटर होगा, मान लीजिए 50 किलोमीटर पर आवर है, तो 50 इंटू 1000, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। अब नीचे आवर है, 1 घंटे में कितना सेकंड होता है जी? ये होता है आपका 60 इंटू 60, क्योंकि 60 मिनट होंगे और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 60 इंटू 60 इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। तो ये एक और कन्वर्जन आ गया, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। अब इसी को हम जब ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं, 1000 मीटर
डिवाइड बाई 3600 सेकेंड्स। जब ये हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा ना वो आ जाएगा 5/18। बस आपको ये 5/18 आपको याद रखना है। यू हैव टू रिमेंबर जस्ट दिस नंबर 5/18। आपको ये पूरा मैथ नहीं करना है आपको एग्जाम में बैठ के, बस ये आप याद रखिए खाली 5/18। तो बेसिकली अगर आपका स्पीड किलोमीटर पर आवर में है और आपको उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर, प्लीज केयरफुली सुनना आप, हाँ, किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, आपको उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ 5/18, 5/18। लेकिन अगर स्पीड दी हुई है मीटर पर सेकंड में और आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, उल्टा, पहले किलोमीटर पर आवर में था, अब मीटर पर सेकंड में है, आपको वापस किलोमीटर पर आवर में लाना है, तो आप उसी के उल्टे से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, 18/5 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। अब इसे याद कैसे रखना है, किलोमीटर और मीटर में कौन बड़ा है, किलोमीटर बड़ा है, राइट। तो आप बड़े से जब छोटे में कन्वर्ट करते हो तो आपका न्यूमरेटर छोटा रहेगा, याद रखो से, आपका न्यूमरेटर छोटा रहेगा अगर आप किलोमीटर से मीटर में आ रहे हो। अगर आप, और जैसे आप मीटर से किलोमीटर में जा रहे हो तो आप छोटे से बड़े में जा रहे हो, तो आपका न्यूमरेटर जो हो जाएगा वो छोटा हो, सॉरी, न्यूमरेटर आपका बड़ा हो जाएगा, 18/5 हो जाएगा। ये हो गया जी आपका कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। इस पे डायरेक्ट सवाल नहीं आएगा, लेकिन हाँ कुछ टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे जहां पे आपको बेसिकली डिस्टेंस दिया रहेगा किलोमीटर में, स्पीड दी रहेगी मीटर पर सेकंड में, तो आप ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते डायरेक्टली। यू कैन नॉट मल्टीप्लाई डायरेक्टली किलोमीटर पर आवर को मीटर से आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते है ना, तो आपको यूनिट दोनों के बराबर करने पड़ेंगे, उस केस में आपका कन्वर्जन कम आएगा। ठीक है, अब समझते हैं रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या होता है, बेसिकली जब भी कोई दो चीजें चल रही होती है, मान लीजिए कि एक गाड़ी आपकी चल रही है, हाईवे पे चल रहे हैं, ठीक है, रोड पे चल रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही गाड़ी चलती है, दो तीन गाड़ियां चलती है, ठीक है। तो मान लीजिए दो गाड़ियां हैं, दोनों अगल बगल जा रही है, दोनों का डायरेक्शन सेम है क्योंकि वन वे रोड है, तो दोनों आगे जा रही है, ठीक है। एक गाड़ी का स्पीड v1 है, दूसरी गाड़ी का स्पीड v2 है। तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, अगर सेम डायरेक्शन है, तो ये वाला चीज याद करने, मतलब आपको ध्यान से केयरफुली आपको ऑब्जर्व करना है। अगर सेम डायरेक्शन है, दोनों गाड़ियां एक ही दिशा में जा रही हैं, तो आपका जो रिलेटिव स्पीड होगा वो डिफरेंस हो जाएगा, v1 माइनस v2, v1 माइनस v2। बड़े से छोटे को माइनस कर देंगे, जिसका स्पीड ज्यादा होगा उससे छोटे वाले को माइनस कर देंगे। तो अगर जो गाड़ी तेज जा रही है उसका स्पीड अगर v1 है, जो गाड़ी थोड़ी धीरे जा रही है उसका स्पीड v2 है, तो v1 बड़ा है v2 से, तो v1 माइनस v2 कर देंगे। तो अगर गाड़ियां अगर सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा डिफरेंस, v1 माइनस v2, याद रहना आपको। अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है, अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, एक गाड़ी तो आगे जा रही है, दूसरी गाड़ी उधर से उल्टा आ रही है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो जो आपका रिलेटिव स्पीड हो जाएगा वो आपका एडिशन हो जाएगा। सेम डायरेक्शन के लिए डिफरेंस था, ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए एडिशन हो जाएगा, v1 प्लस v2। तो एक गाड़ी का स्पीड अगर v1 है, दूसरे का v2 है, तो दोनों एडिशन हो जाएगा। ठीक है, इसको समझने का एक और तरीका है, मैं एक बार अपना जरा नोट पैड ऑन करता हूं, आपको मैं थोड़ा रिलेटिव स्पीड को मैं थोड़ा सा और इजी करके मैं आपको समझाता हूं। तो सोचिए आप, एक सेकेंड, सॉरी, तो लेटेस्ट से कि आप मान लीजिए अगर आप रिलेटिव स्पीड को और समझते हैं थोड़ा और आपका जो है दोनों गाड़ियां सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, एक गाड़ी ऐसे जा रही है, दूसरी गाड़ी बगल में ऐसी जा रही है। अगर दोनों का स्पीड लेट से इक्वल हो जाएगा, मान लीजिए इसका भी स्पीड v है, इसका भी स्पीड v है, ऐसा रियल लाइफ केस सोच के देखिए कब होता है ऐसा। मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं और आपके बगल में एक और गाड़ी जा रहा है, वो भी उतना ही स्पीड से जा रहा है एकदम, मान लीजिए आप चला रहे हैं 50 किलोमीटर पर आवर से, वो वाला गाड़ी भी 50 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। तो आप जब गाड़ी में बैठे हुए अंदर, आपको क्या दिखेगा बाहर, आपको दिखेगा कि वो गाड़ी ठहरी हुई है, मतलब क्योंकि
दोनों एकदम एक जैसे चलते रहेंगे। सड़क पे खड़े हुए लोगों को तो दिखेगा कि हाँ मतलब भाई गाड़ी जो है चल रही है, लेकिन आप अगर गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं आपको लगेगा कि वो गाड़ी आपसे चिपक के चल रही है पूरा एकदम। स्पीड बेसिकली जीरो हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड आपकी, आप दोनों के बीच का आपस का स्पीड जीरो हो जाएगा, इसीलिए क्योंकि v माइनस वी हो जाएगा, सेम डायरेक्शन है तो करेक्ट। लेकिन अगर यही गाड़ी अगर मान लीजिए यहां आ रही है और एक गाड़ी इधर से इधर आ रही है तो दोनों एडिशन हो जाएगा, v प्लस वी, दोनों का स्पीड मिलकर डबल हो जाएगा। ये तभी है जब आपका स्पीड इक्वल है तो, अदरवाइज फॉर्मूला आपको पता है, अगर सेम डायरेक्शन है तो दोनों गाड़ियों के स्पीड का डिफरेंस निकाल लेंगे, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है तो v1 प्लस v2 कर देंगे। ये आपका है रिलेटिव स्पीड का पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम लोग करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मीटिंग पॉइंट। अब मीटिंग पॉइंट समझने के लिए वापस नोटपैड पे आते हैं। लेट अस से कि एक गाड़ी ए है, एक गाड़ी बी है। एक गाड़ी चल रही है आपकी v1 के स्पीड से, एक गाड़ी जा रही है आपकी v2 के स्पीड से, करेक्ट। अब लेट अस अज्यूम कि v1 जो है वो v2 से ज्यादा है, मतलब ए गाड़ी जो है वो ज्यादा तेज चल रही है, थोड़ा आगे आगे चल रहा है वो, ठीक है। और जो v2 है वो गाड़ी थोड़ी स्लो चल रही है, तो ये तेज चल रही है, ये स्लो चल रही है। अब लेट अस से कि दोनों जो है मतलब एक दूसरे के साथ रेस कर रहे हैं। एक गाड़ी जो है यहां से चल रही आगे, और ये गाड़ी जब ये 50 किलोमीटर पार कर गया, जब ए यहां पहुंच गया, सॉरी जब बी यहां पहुंच गया मान लीजिए, क्योंकि बी धीरे चल रही है, तब ए चलना शुरू करते हैं। अब इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 50 किलोमीटर है, करेक्ट। मैं एक बार दोबारा डायग्राम बनाता हूं, थोड़ा कंफ्यूजिंग डायग्राम बन गया। मान लीजिए एक गाड़ी यहां से चल रही है और एक गाड़ी यहां से चल रही है बी, इसका स्पीड तेज है v1 और इसका स्पीड स्लो है v2। मान लीजिए बी पहले चलना शुरू करता है रेस ट्रैक पे v2 की स्पीड से, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, करेक्ट। अब जब बी यहां पहुंच गया, बी धीरे चल रही है, ठीक है, आपको याद रखना है बी का जो स्पीड है वो लेस देन ए का स्पीड है। बी यहां पहुंच गया, तब ए भी चलना शुरू करता है। अब लेट अस से कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी 50 किलोमीटर है, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी 50 किलोमीटर है। अब आप बताइए कि आफ्टर व्हाट अमाउंट ऑफ टाइम, कितने टाइम बाद ये दोनों आपस में मीट करेंगे, ये दोनों मीट करेंगे। बेसिकली किस पॉइंट पे ए ओवरटेक कर लेगा बी को, किस पॉइंट पे ए ओवरटेक कर लेगा बी को, ये कैसे निकालना है। फॉर्मूला हमारा सेम लगेगा जो हमने स्टार्टिंग में समझा था। तो बस हमारा फॉर्मूला क्या है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का कोई भी सवाल होगा आपका फॉर्मूला लगेगा सिर्फ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम के लिए क्या करोगे आप, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही है फॉर्मूला। अब इसमें लगाना है। अब सोचो इसमें आप डी का वैल्यू क्या डालोगे, इसमें डी हो जाएगा आपका 50 किलोमीटर पर आवर, और तो कोई डिस्टेंस है नहीं, यही डिस्टेंस पूरा करना है इसको। अब जो स्पीड है, अब स्पीड आपको जो है ये थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे दो स्पीड है, v1 भी है v2 भी है। कौन सा स्पीड लेंगे आप सोचोगे कि हम इसमें v1 का स्पीड लेंगे, क्योंकि चलना तो ए को ही है, बी तो आगे पहुंच गया, ए को ओवरटेक करना है तो ए का स्पीड ले लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप सोचो जब ए भी चल रहा है तो बी भी पैरेलली चल ही रहा होगा। बी ऐसा नहीं कि रुक के खड़ा हुआ है, अगर बी वहां जाके रुक गया, बी ने हॉल्ट कर लिया और फिर ए चल रहा है अकेला, तो फिर आप ए का स्पीड लोगे, फिर आप v1 लेके मार दोगे स्पीड क्वेश्चन। लेकिन नहीं, बी यहां पहुंचने के बाद, बी इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद रुका नहीं है, वो चल रहा है आगे, और ए भी चलना शुरू किया है। तो हम लेंगे यहाँ पे रिलेटिव स्पीड, और रिलेटिव स्पीड क्या होता है, v1 माइनस v2। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका। तो टाइम निकालना है तो 50 डिवाइडेड बाई v1 माइनस v2, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड। लेकिन अगर यही सवाल हमारा होता ऑपोजिट डायरेक्शन में, ए यहां पे खड़ा है, बी इधर खड़ा है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो लेट से 100 किलोमीटर है, ठीक है। ए चलता है v1 से, बी चलता है v2 से, और दोनों जो है
एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। अब दोनों अगर एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो मीट करेंगे ना, मतलब मे बी यहाँ करेंगे, मे बी यहाँ करेंगे, पता नहीं कहाँ करेंगे, बट कहीं ना कहीं तो मीट करेंगे, बीच में कहीं पे करेंगे ऑब्वियसली मीट, है ना। तो अब वो मीट करने तक का टाइम अगेन अगर निकालना है, अगर कैसे निकालेंगे, मान लीजिए यहाँ मीट कर रहे हैं, वो हमें नहीं पता कहाँ कर रहे हैं, बट लेट अस अज्यूम यहाँ तक कर रहे हैं। तो ये एक सर्टेन डिस्टेंस होगा x1, ये एक सर्टेन डिस्टेंस होगा x2, करेक्ट। तो टाइम का फॉर्मूला अगेन सेम आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यही फॉर्मूला था हमारा, फॉर्मूला चेंज तो नहीं होगा। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2, क्योंकि यही डिस्टेंस कवर हो रहा है। x1 प्लस x2 का वैल्यू कितना है, x1 प्लस x2 का वैल्यू तो 100 किलोमीटर ही रहेगा, वो थोड़ी चेंज हो जाएगा, तो वो 100 किलोमीटर ही रह जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, स्पीड। अब स्पीड हमारे पास दो है वापस, स्पीड यहाँ पे एक नहीं है, और दोनों गाड़ियां चल रही है, कोई एक रुक के खड़ा नहीं है, तो स्पीड किसका लेंगे, स्पीड लेंगे रिलेटिव स्पीड। और जब गाड़ियां ऑपोजिट डायरेक्शन में आती है तो रिलेटिव स्पीड क्या रहता है, v1 प्लस v2, v1 प्लस v2, ये बन गया फॉर्मूला आपका। तो यही आपका कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट ऑफ मीटिंग पॉइंट में। इफ टू ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम ऑपोजिट एंड्स, इफ टू ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम ऑपोजिट एंड्स, जो हमने अभी किया एग्जांपल, एंड मूव टुवर्ड्स ईच अदर, टाइम टू मीट इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्पीड। यहां पे डायरेक्टली लिख दिया सम ऑफ स्पीड, बट आपको पता है क्यों सम ऑफ स्पीड, रिलेटिव स्पीड ले रहे हैं हम लोग। यही अगर हम लोग एक डायरेक्शन में लेंगे तो हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यहां पे काम आता है। जब हमको दो गाड़ियां हैं या दो ट्रेनें हैं या दो लोग भाग रहे हैं, तब हमें काम आता है। अगर एक अकेला इंसान भाग रहा है या फिर एक अकेली गाड़ी चल रही है तो किसी काम का नहीं रिलेटिव स्पीड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका है दूसरा यहाँ पे ओवरटेकिंग का कॉन्सेप्ट। ओवरटेकिंग का कॉन्सेप्ट हमने वो भी कर लिया। इफ टू ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, दोनों एक तरफ भाग रहे हैं, टाइम टू ओवरटेक जो हमने इससे पहले किया था, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड। यहां पे डायरेक्टली लिखा हुआ है डिफरेंस ऑफ स्पीड, बट आपको पता है क्यों, बिकॉज रिलेटिव स्पीड है ये। तो आपको कॉन्सेप्ट ऑफ मीटिंग पॉइंट और कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरटेकिंग दोनों पता लग गया। क्वेश्चन इस पे डायरेक्ट आते हैं, एकदम एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा। दो ट्रेनें आ रही हैं दोनों एंड से, दोनों कब ओवरटेक करेंगी, दोनों कब मीट करेंगी, ऐसा सीधा सवाल आएगा। कुछ नहीं, बस क्वेश्चन को एक बार विजुअली आपको ऑब्जर्व करना है, सोचना है, समझना है, v1 क्या है, v2 क्या है, डिस्टेंस क्या है, थोड़ा सा मेंटली, ये नहीं कि क्वेश्चन पढ़ते ही फॉर्मूला लगा दिया, थोड़ा सोचो समझो, फिर आपको ये फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई करना है, क्वेश्चन बन जाएगा। अब निकालते हैं एवरेज स्पीड। अब पहले समझते हैं एवरेज स्पीड होता क्या है। अगेन एवरेज स्पीड क्या होता है, मान लो आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो इस बड़े से हाईवे पे, एक हाईवे है, ठीक है, और आप जा रहे हो इधर, ये बीच में एक शहर और है, लेट से ये X है, ठीक है। आप इधर से लेकर के X तक तो आप गए लेट अस से 1 घंटे में, ठीक है, 1 घंटे में गए, ठीक है। देख लो आप एक बार, यहां पे आप गए 1 घंटे में, ठीक है। यहां पे आप गए लेट से 3 घंटे में, इतना डिस्टेंस कवर किया। आप यहाँ पे हॉल्ट मारे, आपने खाना पानी सब हॉल्ट मारा, अपना ब्रेक किया, थोड़ा ये रेस्ट किया, फिर आप वापस गाड़ी लेके आगे चलते हैं, और जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो आपने 3 घंटे में कवर किया। तो आपका जो स्पीड है वो क्या हो जाएगा, आपकी यहां तक की स्पीड भले ही v1 थी, यहां तक की स्पीड भले ही v2 थी, इस पार्ट ऑफ द जर्नी में आपका स्पीड मान लेते हैं v1 था, और इस पार्ट ऑफ द जर्नी, जो सेकंड पार्ट ऑफ जर्नी है, इसमें आपका स्पीड v2 था। तो पूरे ट्रिप का, पूरा जो ट्रिप है, ये जो पूरा एकदम हाईवे है लंबा, उसका पूरा का स्पीड कितना है, उसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब पूरा जो जर्नी है उसमें कितने भी पार्ट्स कर दो आप, ठीक है, हमें पार्ट से मतलब नहीं, हमें पूरा जर्नी को एक साथ देखना है, दैट इज योर एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, आप सोचोगे एवरेज स्पीड होगा आपका v1 प्लस v2/2, नहीं, ये मैथ वाला एवरेज नहीं है, नॉर्मल वाला एवरेज नहीं है।
ये एवरेज होगा आपका। देखना पड़ेगा कि आपने कितना डिस्टेंस कितने में कवर किया और फिर अगले पार्ट में कितना डिस्टेंस कितने में कवर किया। तो वो निकालने का तरीका होता है कि ये एक सर्टेन डिस्टेंस होगा, ये एक सर्टेन डिस्टेंस होगा, तो दोनों का हम निकालेंगे टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना है, x प्लस वाई, और टोटल समय कितना लगा है, 1 घंटा प्लस 3 घंटा, 4 घंटा, तो 4 घंटा। ये हो जाएगा आपका एवरेज स्पीड। ये है एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट। आपने दोनों जितना ये आपने डिस्टेंस कवर किया, पूरा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल ड्यूरेशन, ये होगा आपका एवरेज स्पीड। इन दोनों जर्नियों में आपकी स्पीड अलग अलग हो सकती है। आप यहां से मान लीजिए आप लखनऊ से जा रहे हैं वाराणसी और बीच में आपका है कोई हॉल्ट आ गया आपका, तो ये कोई शहर x है, आप लखनऊ से x तक गए v1 की स्पीड मान के, और x से आप वाराणसी तक गए v2 की स्पीड से। तो आपके पास दो अलग अलग स्पीड है। आपने पहले गाड़ी बहुत तेज चलाई, फिर आप गाड़ी आराम से चला रहे हैं। पहले आपको 1 घंटा लगा वहां तक पहुंचने में, फिर आप उसके आगे आप 3 घंटे में पहुंच रहे हैं। तो आपकी स्पीड तो अलग अलग हो रही है, आपकी स्पीड वेरी कर रही है, ठीक है, थ्रू आउट जर्नी। लेकिन पूरे जर्नी का अगर हमें एक स्टैंड अलोन सिंगल स्पीड निकालना है, उसको हम बोलेंगे एवरेज स्पीड। और उस एवरेज स्पीड को कैसे निकालना है, पूरे जर्नी का जितना डिस्टेंस है उसको आप लिखोगे न्यूमरेटर में, वो कितना है, x प्लस वाई। लखनऊ से x पॉइंट तक, फिर x पॉइंट से वाराणसी तक, x प्लस वाई। डिवाइड कर दोगे आप टाइम से, क्योंकि फॉर्मूले सारे सेम रहेंगे हमारे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो हमारा बदलने वाला है नहीं, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। अब डिस्टेंस आपको पता है x प्लस वाई, टाइम भी दिया हुआ है कि 1 घंटा लग रहा है पहले पार्ट में लखनऊ से x तक, x से वाराणसी तक जाने में आपको लग रहा है 3 घंटा। दोनों का ऐड कर दोगे, 1 घंटा प्लस 3 घंटा, वो हो गए आपके 4 घंटे। तो ये आप डिवाइड कर दोगे तो आपका आ जाएगा स्पीड। तो अगर आपको डिस्टेंस दी हुई है तो आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हो, है ना। लेकिन अगर आपको मान लो डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है स्पीड, खाली आपको दी हुई है स्पीड, तो कैसे निकालोगे। आपको मान लो दिया हुआ है ये एक टोटल जर्नी है, और ये इधर तक आपका स्पीड है v1, यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक आपकी स्पीड है v2। और आपको निकालना है एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी, यहां से यहां तक का आपको निकालना है एवरेज स्पीड। कैसे निकालोगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको दो पैरामीटर हमेशा चाहिए होंगे, या हमेशा याद रखना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसमें आप कम से कम दो चीजें दोगे, या तो स्पीड और डिस्टेंस, या फिर डिस्टेंस और टाइम, या फिर स्पीड और टाइम। कम से कम दो चीजें हमें चाहिए, तब हम तीसरी चीज निकाल सकते हैं। यहाँ पे तो खाली एक ही चीज है, स्पीड है खाली, v1 और v2। हमें या तो साथ में डिस्टेंस चाहिए, दोनों का डिस्टेंस बता दो हमें, d1 d2, या फिर हमें साथ में आप टाइम बता दो, t1 t2, कुछ ना कुछ तो चाहिए। अगर आपके पास, हमारे केस में ये हमारा जो हमने जो इससे पहला एग्जांपल देखा अभी, जो हमने इससे पहला केस लिया था, उसमें क्या क्या था, उसमें आपका डिस्टेंस और टाइम था, एक्स और वाई था, और नीचे टाइम भी था, 1 घंटा और 3 घंटा। तो डिस्टेंस और टाइम वाला केस हमने कर लिया, हमने ये डिस्टेंस और टाइम वाला केस तो कर लिया। अब करते हैं v और d वाला केस भी कर लेते हैं, है ना। तो v और d वाला केस अगर करेंगे, आपके पास सिर्फ v1 और d1 है, v2 d2 है, t1 t2 आपके पास नहीं है। तो क्या करेंगे, तो हम टाइम निकालेंगे। अब टाइम निकालने के लिए क्या होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो d1 बाई v1 मैनुअली निकालेंगे टाइम, इधर का भी टाइम निकाल लेंगे, d2 बाई v2। जब हमारे पास t1 और t2 आ गया, अब तो वापस सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन, है ना। अब तो हम वापस सॉल्व कर सकते हैं, हम ऐड कर देंगे यहाँ पे d1 प्लस d2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2, दिस विल बी योर एवरेज स्पीड। क्लियर है। तो हमने d और t जब दिया हुआ है, डिस्टेंस और टाइम जब दिया हुआ है, तो भी हमने एवरेज स्पीड निकाल लिया। कैसे निकाला, अभी मैं आपके पूरे केसेस में आपको समराइज करके दूंगा पूरा आपको, हाँ, क्लियरली। हमारे पास जब
V1 था और D1 था, एंड दूसरे पार्ट के लिए V2 था, D2 था। आपको बोला जा रहा है रिलेटिव स्पीड निकालिए, तो हमने क्या किया, हमने टाइम निकाला, T1 निकाला हमने कैसे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो D1 बाई V1 करके हमने टाइम निकाला। सिमिलरली हमने T2 निकाला डिस्टेंस बाई स्पीड निकाल के, और जब हमारे पास आ गया दोनों तो हम D1 प्लस D2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2, ये हो जाएगा हमारा रिलेटिव स्पीड। ऐसे निकाला हमने। एक और केस हमने किया था जहां पे हमारे पास टाइम था, T1 था और T2 था, याद है T1 था 1 घंटा, T2 था 3 घंटा, और एक और हमारे पास था डिस्टेंस D1 और D2। सबसे आसान तो ये वाला केस होता है। क्यों, इसमें हमें क्या करना है, रिलेटिव स्पीड में सिंपल फॉर्मूले में चेप देना है। D1 प्लस D2 कर देंगे, डायरेक्टली दिया हुआ है, और नीचे हम लोग T1 प्लस T2 कर देंगे, ये भी डायरेक्टली दिया हुआ है। ये भी आपका एक केस हो गया। अब हम एक और केस लेते हैं जहां पे हमारे पास T1 और V1 है और T2 और V2 है। अब कैसे करेंगे, कुछ नहीं, हमें तो क्या, ये हमको बस खाली D और T चाहिए। T है हमारे पास तो D निकाल लेंगे। अब D कैसे निकालते हैं, D हम निकालते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपका यहाँ पे डिस्टेंस कैसे निकलेगा, टाइम इंटू वेलोसिटी, टाइम इंटू स्पीड। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, V1 T1 मल्टीप्लाई कर दोगे इनको आप, और D2 को भी आप सिमिलरली निकाल लोगे, T2 इंटू V2, ये भी निकाल लोगे। जब क्या ये दोनों आ गए तो आप दोनों को वापस ऐड कर दोगे, T1 प्लस D2 को ऐड कर दोगे, और T1 तो आपके पास है ही, तो T1 T2 आप जोड़ दोगे, ये हो गया आपका रिलेटिव स्पीड। तो यही 3 केस होते हैं रिलेटिव स्पीड के, और कोई केस पॉसिबल नहीं है। हमें हमारा गोल है इस क्वेश्चन में डिस्टेंस और टाइम निकालना, बिकॉज हमें रिलेटिव स्पीड निकालनी है। रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए आपको दोनों डिस्टेंसेस चाहिए और दोनों टाइम पीरियड चाहिए। अब इसका एक शॉर्टकट दिया हुआ है, अगर आपके डिस्टेंसेस इक्वल है, अगर दोनों डिस्टेंसेस इक्वल हैं, तो आपका एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला बड़ा सीधा स्ट्रेट सिंपल फॉर्मूला बनता है, वो है 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस b। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है, डायरेक्ट फॉर्मूला 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस b। a और b क्या है, दो अलग अलग स्पीड्स हैं। जो हमने v1 v2 लिया था वही v1 a हो जाएगा, v2 b हो जाएगा। तो 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस b, ये डायरेक्ट फॉर्मूला तभी लगा सकते हो जब इक्वल डिस्टेंस है। प्लीज बी वेरी केयरफुल, इक्वल डिस्टेंस है। फॉर अनइक्वल डिस्टेंसेस फॉर्मूला आपका यही रहेगा जो हमने किया अभी, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हम लोग क्या कर रहे हैं, टोटल डिस्टेंस निकाल रहे हैं, टोटल टाइम निकाल रहे हैं, टोटल डिस्टेंस निकाल रहे हैं, टोटल टाइम निकाल रहे हैं, टोटल डिस्टेंस निकाल रहे हैं, टोटल टाइम निकाल रहे हैं। 3 अलग अलग केस के। अगर डिस्टेंसेस अगर सेम है तभी आप वो शॉर्टकट लगा सकते हो, अगर डिस्टेंसेस इक्वल नहीं है तो आप नहीं लगा सकते फॉर्मूला। क्लियर, एवरीवन इज क्लियर विद दिस। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। आपको एवरेज स्पीड आना चाहिए, आपको रिलेटिव स्पीड आना चाहिए, बस अगर आपको ये दोनों चीज आ गई ना, आपने ऑलमोस्ट आपने SBI PO IBPS क्लर्क LIC AAO सब कुछ आपका कवर हो जाएगा सिलेबस आपका। इसके बाहर क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है फिर, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट। मैं आपको पीडीएफ जो शेयर करूंगा उसमें आपका सर्कुलर ट्रैक का आपका क्वेश्चन रहेगा, मतलब एग्जांपल रहेगा। ये जो नीचे मैंने टेबल बनाया है आप इसको गो थ्रू करना। ये LIC AAO के सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं इस पर भी टाइम स्पेंड नहीं करूंगा, बिकॉज मेरे को मेन सिलेबस कवर करना है विदाउट कंफ्यूजिंग एवरीवन। बट ये वाली चीज पे अगर आपको कोई डाउट हो, आप प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, आप उसमें मुझसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा, पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको पूरा मिलेगा। अब आते हैं आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जिसपे हर साल क्वेश्चन रहता है, वो है की फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट। की फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉसिंग ट्रेन। क्रॉसिंग ट्रेन पे क्वेश्चन तो हर जगह आपको मिलेगा, SBI PO से लेकर के आप चाहे IBPS क्लर्क ले लीजिए, कहीं पे भी हो क्वेश्चन तो पक्का आने वाला है। इनफैक्ट कैट तक में आता है क्वेश्चन इसका, MBA का जो कैट एग्जाम होता है उसमें भी क्वेश्चन रहता है इसका। क्रॉसिंग ट्रेन पे की फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट आपको समझना ही पड़ेगा, इसके बिना आपका स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो समझते हैं पहले तो
अभी इसके ना दो केसेस हैं, दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आप प्लीज क्वेश्चन के टाइप्स को समझो, तो आपको पूरा, आप उस चीज को पूरा एकदम अपने दिमाग में डिफरेंशिएट कर पाओगे। एक टाइप होता है आपका जहां पे आपका एक ही ट्रेन होता है, ट्रेन आपका एक ही होगा, वो एक स्टेशनरी या फिर नॉन मूविंग, जो एक ही जगह खड़ा है, ठीक है, नॉन मूविंग या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहा है। नॉन मूविंग या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है? कोई प्लेटफॉर्म पे इंसान खड़ा है, वो स्टेशनरी होगा, या फिर कोई इलेक्ट्रिक पोल है, कोई कोई खंबा है, वो हो जाएगा, या फिर कोई और ट्रेन है जो खड़ी है, वो भी हो सकता है, या फिर कोई प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म चलती नहीं है, प्लेटफॉर्म है, वो हो सकता है। एक केस तो आपका ये हो गया। दूसरा केस क्या होता है? ये वाला केस, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेन क्रॉसिंग अनदर मूविंग ट्रेन। एक ट्रेन चल रही है पटरी पे, उसके बगल में एक और ट्रेन जा रही है, दोनों ट्रेन मूव कर रही है, तो एक वो वाला केस हो जाता है। तो दो केसेस हैं यहाँ पे, केयरफुली आप पूरा चीज को समझना है इसको। आप, एक केस हो गया आपका जहां पे एक ट्रेन क्रॉस कर रहा है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को, खड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट, नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसको ट्रेन क्रॉस कर रहा है। और एक हो जाएगा आपका ट्रेन क्रॉस कर रहा है अनदर मूविंग ट्रेन को। तो जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे? हाँ, अगेन आप एक चीज नोटिस करते रहना पूरे वीडियो में, पूरे लेक्चर में, फॉर्मूला सेम है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला कहीं नहीं जाने का, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसी को यूज करेंगे। मैंने क्या बोला? ट्रेन है वो एक स्टेशनरी या फिर नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहे हैं। अब स्टेशनरी या फिर नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट भी दो तरह के हो सकते हैं, या तो पोल होगा, कोई इंसान होगा, कोई ट्री होगा, इसको हम बोलते हैं यूनिटरी ऑब्जेक्ट। यूनिटरी ऑब्जेक्ट, यूनिटरी ऑब्जेक्ट क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। एक पोल का ट्रेन के कंपैरिजन में कोई डायमेंशन नहीं है, कोई लेंथ नहीं है, क्योंकि ट्रेन बहुत लंबी है, ट्रेन लगभग होगी आपकी 300-400 मीटर की, लेकिन इंसान का कोई लेंथ नहीं है उसके कंपैरिजन में, तो इसको हम यूनिटरी ऑब्जेक्ट मानते हैं। इसका हम कोई लेंथ अज्यूम नहीं करते। पोल हो गया, कोई मैन हो गया खड़ा हुआ है, कोई ट्री हो गया, ये हो गया यूनिटरी ऑब्जेक्ट। और एक और टाइप का हो सकता है नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट, वो हो सकता है ब्रिज या टनल या प्लेटफॉर्म, जिसका एक बहुत सिग्निफिकेंट एक लेंथ होता है, एक टनल का एक लेंथ होता है, राइट? तो वो एक अलग टाइप का हो जाएगा। तो हमने भी क्या डिस्कस किया? एक हो जाएगा, एक टाइप क्या है जिसमें ट्रेन स्टेशनरी या फिर नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है। एक टाइप था आपका जो ट्रेन क्रॉस कर रही है मूविंग ऑब्जेक्ट को। तो जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट वाला पार्ट है उसके भी फर्दर दो टाइप्स हैं, ठीक है? केस वन, केस टू। केस वन है आपका यूनिटरी ऑब्जेक्ट, पोल, मैन या फिर ट्री, और केस टू है आपका ब्रिज, टनल या प्लेटफॉर्म, ब्रिज, टनल या प्लेटफॉर्म। अब जहां पे आपका यूनिटरी ऑब्जेक्ट आ गया, हम लोग डिस्टेंस जो अज्यूम करेंगे, डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला रखने वाले ना, जो डिस्टेंस हम लोग अज्यूम करेंगे वो डिस्टेंस हम लोग लेंगे ट्रेन का लेंथ, लेंथ ऑफ द ट्रेन। डिस्टेंस विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन। एकदम इस चीज को आप याद कर लीजिए, लेंथ ऑफ ट्रेन होगा। एंड टाइम क्या होगा वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, या तो आपको स्पीड दी रहेगी, आपको टाइम दिया रहेगा, दोनों में से कुछ एक दिया रहेगा। डिस्टेंस आपको लेकिन लेंथ ऑफ ट्रेन का मानना है, लेंथ ऑफ ट्रेन का। अब अगर बोला जाएगा कि 300 मीटर की लंबी ट्रेन है, वो 15 मीटर पर सेकंड से चल रही है, कितना टाइम लगेगा उसको एक इंसान को क्रॉस करने में? तो आपको पता है कि डिस्टेंस क्या लेना है, लेंथ ऑफ ट्रेन 300 मीटर, स्पीड दी हुई है 15 मीटर पर सेकंड, डालोगे फॉर्मूले में आपका टाइम आ जाएगा, करेक्ट? तो ये एक टाइप का हो गया जहां पे आपका चीज आ गया अब कि भाई यूनिटरी ऑब्जेक्ट नहीं है, पोल, मैन या ट्री नहीं है, बड़ी चीज है, ब्रिज हो गया, टनल हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया। फॉर्मूला वही रहेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस जो ऊपर डिस्टेंस था ना, जहां पे हमने डिस्टेंस क्या अज्यूम किया था, लेंथ ऑफ द ट्रेन। अब हम लोग लेंथ ऑफ द ट्रेन तो लेंगे ही लेंगे, लेंथ ऑफ ट्रेन तो लेंगे ही, उसमें एडिशन कर देंगे प्लस किसका, लेंथ।
प्लेटफॉर्म का लेंथ मान लेते हैं L2 है, तो L2 भी जोड़ देंगे। इस प्लेटफॉर्म की जगह मान लीजिए कोई और ट्रेन खड़ी है, उस ट्रेन का लेंथ मान लेंगे कि L2 है, तो वो भी ऐड हो जाएगा। तो डिस्टेंस में अब दोनों लेंथ ऐड हो जाएंगे, एक जो ट्रेन मूव कर रहा है उसका लेंथ, और एक जो चीज खड़ी है, मान लीजिए प्लेटफॉर्म हो गया या फिर टनल हो गया, ब्रिज हो गया, कोई और ट्रेन हो गई, उसका भी लेंथ हम जोड़ देंगे और फिर फॉर्मूले में ऐड कर देंगे। बस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम आपकी यहाँ पे पूरी मास्टर ऑफ द पूरा टॉपिक है, ठीक है। आपको यही फॉर्मूले पे काम करना है पूरा। तो वेरी क्लियर, आपको समझ में आया ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इतना क्लियरली आपको केस बना बना के पूरा समझा रहा हूं कि इसके बाहर LIC में क्वेश्चन नहीं आने का, एकदम एक क्वेश्चन नहीं आएगा, गारंटीड। ये आप प्लीज समझ लीजिए केयरफुली। केस 1 है आपका यूनिटरी ऑब्जेक्ट, केस 2 है आपका ब्रिज हो गया, टनल हो गया, प्लेटफॉर्म जिसका एक सिग्निफिकेंट लेंथ है, ठीक है। अब मूव करते हैं थोड़ा स्लाइटली नेक्स्ट टॉपिक में, जहां पे ट्रेन इज क्रॉसिंग अनदर मूविंग ट्रेन। अब जो है वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को नहीं कर रहा है, अब वो एक और चलती हुई ट्रेन को ओवरटेक कर रहा है या एक चलती हुई ट्रेन से रेस कर रहा है, ठीक है। अब इस पे अगेन आता है आपका, जैसे दो चीजें मूव करने लगती हैं, जैसे दो चीजें मूव करती हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट आता है? एवरेज स्पीड का, सॉरी रिलेटिव स्पीड का। अभी मैंने पढ़ा था कुछ देर पहले, रिलेटिव स्पीड, वही हो जाएगा अब। तो मान लीजिए एक ट्रेन 1 है, एक ट्रेन 2 है, अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपसे टाइम पूछा जाएगा या फिर स्पीड पूछा जाएगा या फिर डिस्टेंस पूछा जाएगा, लेकिन फॉर्मूला ये होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस में क्या हो जाएगा, यहां पे डिस्टेंस में हो जाएगा अगेन दोनों ट्रेनों का लेंथ, ट्रेन 1 का लेंथ L1 और ट्रेन 2 का लेंथ, दोनों को ऐड करेंगे, L1 प्लस L2 डिवाइड बाई टाइम में क्या आ जाएगा। टाइम तो आपको मान लीजिए निकालने देता है, मान लीजिए टाइम आपको निकालने दिया है, आपको यहाँ पे स्पीड में आपको क्या डालेगा, फिर नीचे स्पीड आ जाएगी। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेटेस्ट से आपको टाइम निकालना है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो डिस्टेंस तो हमने निकाल लिया, ये रहा। स्पीड क्या हो जाएगी, अब स्पीड में हम रिलेटिव स्पीड लेंगे, और ऑपोजिट डायरेक्शन में जब भी कोई चीज मूव करता है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है, डिफरेंस होता है कि एडिशन होता है, एडिशन होता है, राइट। तो V1, सॉरी मूव कर गया, हाँ, V1 प्लस V2 दोनों के स्पीड का एडिशन ले लेंगे। देखो वही किया हमने यहाँ पे हमने इधर नोटेशन V1 V2 दिया है, इधर हमने नोटेशन दिया है U और V का, बात बराबर है। U और V दोनों ट्रेन की स्पीड है, एक ट्रेन का स्पीड है U, एक ट्रेन का स्पीड है V। तो हमने क्या किया है, L1 प्लस L2 कर दिया है L1 प्लस L2 कर दिया है, दोनों ट्रेन का लेंथ ऐड हो गया है, और नीचे स्पीड जो आएगा वो भी दोनों ट्रेन का ऐड हो जाएगा, U प्लस V। क्यों? क्योंकि रिलेटिव स्पीड ले रहे हैं, और रिलेटिव स्पीड किसका ले रहे हैं, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हुई ट्रेन का। अब इसी का एक और टाइप हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में अगर ट्रेन चल रही है तो होता है ना बहुत बार की पटरी में दोनों एक ही तरफ जा रही है ट्रेन, तो उस केस में भी आप देखोगे फॉर्मूला सब कुछ सेम है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, L1 प्लस L2 है, डिस्टेंस में कुछ चेंज नहीं हुआ है, L1 प्लस L2 है। लेकिन जो नीचे स्पीड आ गया है वो अब U प्लस V के जगह U माइनस V आ गया। क्यों आ गया है? क्योंकि रिलेटिव स्पीड है एक तो, और रिलेटिव स्पीड किसका है, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होता है, अभी हमने कुछ देर पहले ही जस्ट पढ़ा था, रिलेटिव स्पीड इन सेम डायरेक्शन इज व्हाट, ये देखो V1 माइनस V2, बस दोनों का डिफरेंस निकाल के डाल देंगे इस पे। तो ये 4 केसेस हैं हमने जो अभी पढ़े, ट्रेन के 4 केसेस पढ़े हमने, केस 1 केस 2 और इधर केस 1 केस 2। पहला केस क्या था, पहला केस था कि ट्रेन एक खड़ी हुई पोल को या फिर ट्री को या फिर इंसान को क्रॉस कर रहा है, यूनिटरी ऑब्जेक्ट। उस केस में लेंथ विल बी ओनली ट्रेन का अपना लेंथ, एंड वी विल डिवाइडेड बाय टाइम या फिर स्पीड जो भी दी हुई है। फॉर्मूला वही है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
दूसरा केस क्या आया था कि नहीं भाई, अब यूनिटरी ऑब्जेक्ट नहीं है, अब वो इंसान को क्रॉस नहीं कर रहा है, वो एक और बड़े चीज को क्रॉस कर रहा है। वो बड़ी चीज प्लेटफॉर्म हो सकती है, वो बड़ी चीज कोई दूसरी ट्रेन हो सकती है जो खड़ी है। अगर ट्रेन मूव कर गया तो वो दूसरा केस हो जाएगा वापस। ये वाली जो है खड़ी है ऑब्जेक्ट, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को एक ट्रेन क्रॉस करके निकल जा रहा है, उस केस में हो जाएगा। केस 2 में आपको ना बहुत केयरफुली सोचना पड़ेगा। अगर एक ट्रेन यहां जा रही है, ये इंजन है ट्रेन का, ये इधर जा रही है, और एक ट्रेन ऐसी पटरी पे खड़ी है, मान लीजिए जस्ट स्टैंडिंग, नथिंग, वो ट्रेन चल नहीं रहा है, तो आपका ये वाला फॉर्मूला लगेगा, फिर आपका ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इसमें आपको रिलेटिव स्पीड नहीं करना, क्योंकि एक ट्रेन तो खड़ी है, हॉल्टेड है। लेकिन अगर दोनों ट्रेनें मूव कर रही हैं तो आपका फिर आपका रिलेटिव स्पीड लगेगा। तो इन दोनों केसेस में कोई रिलेटिव स्पीड नहीं है, इसमें डायरेक्टली स्पीड आप एज इट इज ले सकते हो। इन दोनों केसेस में आपके रिलेटिव स्पीड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों ट्रेनें या तो ऑपोजिट में जा रही है या फिर पैरेलल जा रही है। तो हमारा स्पीड एंड टाइम एंड डिस्टेंस कवर हो गया, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस कवर हो गया, पूरा खत्म। अब एक एडिशनल छोटा सा टॉपिक आता है खाली, वो है बोट एंड स्ट्रीम्स। बहुत छोटा टॉपिक है, ज्यादा कुछ उसमें डिफिकल्ट है नहीं। पहले समझते हैं कि अगेन बेसिक डेफिनेशन समझते हैं पहले, स्ट्रीम होता क्या है, व्हाट इज स्ट्रीम। आज ही टेलीग्राम पे कोई डाउट पूछा था इस टॉपिक पे, एंड बहुत इंटरेस्टिंग डाउट था। स्ट्रीम क्या होता है? बेसिकली पानी का बहाव, करंट ऑफ द वाटर, दैट इज कॉल्ड स्ट्रीम। द फ्लो ऑफ वाटर इन अ रिवर और वाटर बॉडी। स्टिल वाटर क्या होता है? बाल्टी में आप जब पानी भरते हो, छोड़ देते हो, पानी में कोई हलचल नहीं होता ना, पानी मूवमेंट नहीं करता, पानी एकदम स्टैंडिंग है, वो स्टिल वाटर होता है। मान लीजिए नदी में अगर कोई लहर नहीं है, नदी में अगर कोई बहाव नहीं है, अगर नदी ऐसी हॉल्ट खड़ी है शांत एकदम, वो स्टिल वाटर हो जाएगा। अब स्पीड दो तरह का होता है इसमें। एक स्पीड होगा बोट का अपना स्पीड। बोट का अपना स्पीड मतलब मान लीजिए पानी अगर शांत है, पानी में कोई हलचल नहीं है, पानी में कोई मूवमेंट नहीं है, तो बोट किस स्पीड से आगे जा सकता है? वो होगा बोट का अपना खुद का स्पीड, वो होगा बोट का अपना खुद का स्पीड, बी। स्पीड इन स्टिल वाटर, ये प्लीज याद रखना, क्वेश्चन में दिया रहेगा ऐसे ही, स्पीड इन स्टिल वाटर। बहुत डायरेक्ट सवाल आता है इस पे। और एक होगा आपका स्ट्रीम स्पीड। स्ट्रीम स्पीड मतलब मान लो ये नदी बह रही है, ये नदी का अपना भी कुछ स्पीड होगा, पानी जो बह के जा रहा है उसका भी अपना कुछ स्पीड होगा, वो स्पीड मान लीजिए एस है, तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रीम स्पीड, एस। तो दो स्पीड हो गई, एक हो गया आपका स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, एक हो गया आपका स्ट्रीम ऑफ स्पीड, एस। अब डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम समझते हैं। अभी वो स्पीड आप छोड़ दीजिए, बस आपने स्पीड समझ लिया ना क्या क्या है। एक तो स्पीड ऑफ द बोट खुद है स्टिल वाटर में, और एक है स्ट्रीम का स्पीड, एस। नदी का जो खुद का स्पीड है, नदी जो बहती है उस बहने का स्पीड। ये दोनों स्पीड आपने समझ लिया, अब आप भूल जाइए इस चीज को। अभी डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम समझते हैं एक बार। मान लीजिए ये पानी है और पानी इस डायरेक्शन में जा रहा है। एक छोटा सा एक बोट है जो इस पानी में है। अगर ये बोट इधर ही जा रहा है, बेसिकली ये नदी के बहाव के डायरेक्शन में ही जा रहा है, तो आप सोच के बताइए क्या होगा? इसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? मान लीजिए नदी भी आपका जो है, नदी का डायरेक्शन भी इधर है और बोट का डायरेक्शन भी इधर है, तो बोट का जो स्पीड है वो क्या हो जाएगा? वो बढ़ जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो उसका अपना स्पीड है ही, जो हमने बात किया था बी, उसका अपना स्पीड तो है ही बी, और एक उसको ये वाला पुश भी मिलेगा, एक जो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम है एस, वो भी एक उसको एडिशनल स्पीड मिलेगी उसको, है ना। तो ये जो जब बोट नदी के डायरेक्शन में ही जाता है, नदी के फ्लो के डायरेक्शन में ही जाता है, नदी के फ्लो के डायरेक्शन में जा रहा है, जब उसका स्पीड बढ़ जा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। उसको हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। बोट मूव्स विथ द फ्लो, फ्लो के साथ बह के चला जा रहा है बोट। एक होता है इसी का उल्टा, अपस्ट्रीम। अब डाउनस्ट्रीम अगर पता है आपको तो अपस्ट्रीम भी पता होगा। अब ये मान लीजिए कि आपका जो है ये नदी, ये देखिए नीचे हमने इसी पिक्चर में दिया हुआ है, फ्लो ऑफ द स्ट्रीम इधर है, फ्रॉम इधर टू इधर, और बोट जो है वो इधर जा रहा है।
तो बेसिकली उसको बहाव तो पीछे लेके जाना चाह रहा है, लेकिन जो बोट है वो धक्का मार के उस तरफ जा रहा है, उल्टी तरफ जा रहा है वो। तो रिवर अगर इधर फ्लो कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो बोट जा रहा है राइट टू लेफ्ट, ऐसा हो रहा है। इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। इस समय बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि उसको कंटिन्यूसली उसको जो है लहरें आके धक्का मारेंगी, कंटिन्यूसली उसको लहरें आके धक्का मारेंगी, लहर उसको पीछे लेके जाना चाहेंगी। तो जो स्पीड का फॉर्मूला है वो भी इसी तरह से डिजाइंड है। डाउन स्ट्रीम में आपका स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बोला हमने, तो ऐड हो जाएगा b प्लस एस। अप स्ट्रीम में स्पीड घट जाएगी तो b माइनस एस। बस यही फॉर्मूला है, बस और कुछ नहीं। ये हो गया आपका रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला। अब इसमें आप चाहे डिस्टेंस दे दीजिए या फिर टाइम दे दीजिए, आप कुछ भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा, सेम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो नहीं बदलने वाला है। पूरे टॉपिक में ये फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बस यही हमारा टॉपिक आज का खत्म हुआ। आई विल शेयर 15 क्वेश्चन वर्कशीट फॉर प्रैक्टिस। मैं आपको अगेन टॉपिक दूंगा एंड आई ट्राई टू कवर ऑल द टाइप ऑफ क्वेश्चंस। मैं कोशिश करूंगा कि LIC AAO या फिर इस तरह के सिमिलर एग्जाम्स में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं फ्रॉम स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, मैं सारे डाल दूंगा और एक आपके साथ एक क्विज शेयर कर दूंगा। मैं उस क्विज को आप बस खाली कर लेना। आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ फॉर योर अरिथमेटिक सेक्शन, आपका ये बोट एंड स्ट्रीम। अभी और भी टॉपिक्स हैं, अभी कल भी करेंगे अरिथमेटिक, ऐसा नहीं है, लेकिन आपके दो बड़े बड़े टॉपिक आपके हो गए। इन दोनों टॉपिक से मिलाकर के आप कम से कम आप 2-3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। 2-3 क्वेश्चन आप टाइम एंड वर्क जो हमने कल पढ़ा था और टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस जो हमने आज पढ़ा, दोनों में से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगेन गाइस, हम लोग टेलीग्राम चैनल पे भी बहुत एक्टिव रहते हैं। हम लोग वहां पे क्विजेस शेयर करते हैं, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, सब चीज का पूरा डिस्कशन होता है एंड काफी एक्टिव ग्रुप है। अभी हम लोग ने सब कुछ न्यू चालू किया है बहुत, एंड आई एम श्योर आपको मेरा पढ़ाने का स्टाइल पसंद आ रहा होगा। अगर आपको इश्यूज है, अगर आपको डाउट है, इफ यू थिंक आई कैन टीच यू बेटर, तो आप प्लीज मेरे को कमेंट में आप लिख के बताइए, या फिर आप मुझे पर्सनली आप DM कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप सर्च कर सकते हैं exam_rush करके मेरा चैनल है, ज्वाइन कीजिए। उसमें हम बहुत सारा PDF, बहुत सारा क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, क्विज, बहुत कुछ करते रहेंगे। फॉर द नेक्स्ट 15 डेज सिर्फ LIC AAO की तैयारी होने वाली है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं, कुछ नहीं। वील जस्ट प्रैक्टिस अ लॉट एंड वील ट्राई टू मेक श्योर कि आप सारे टाइप के क्वेश्चन आप कवर कर लें, सारे टाइप के क्वेश्चन। एटलीस्ट आपका कट ऑफ निकालना है 15 दिन में। अभी हम लोग मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस हो सकता है उतना करेंगे, एंड कॉन्सेप्ट बूस्टर भी हम लोग रेगुलरली करते रहेंगे। जो टफ टॉपिक्स हैं वो हम समझते रहेंगे। होप आई हैव कवर्ड एवरीथिंग इन दिस टॉपिक। आपको अगर कोई भी डाउट रहा होगा, आई एम श्योर आज के क्लास के बाद सब कुछ ईजी हो जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप प्लीज वहां पे जाइए, क्लिक कीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। और भी लोगों को आप इनवाइट कीजिए, जो भी आपके फ्रेंड्स लोग हैं, आपके कलीग लोग हैं, जो भी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज उनको भी आप इनवाइट कीजिए। आई एम श्योर दिस विल बी हेल्पफुल फॉर एवरीवन। थैंक यू।